नमस्कार, टीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। भारत और जर्मनी के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानून सहायता संधि, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान संबंधी करार सहित कई अहम समझौते। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ के तहत स्वतंत्र नौवहन पर दिया जोर। भारत और जर्मनी के बीच दिल्ली में अंतर सरकारी परामर्श बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति का लिया जायजा। पीएम ने वैश्विक तनाव और संघर्षों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बताया अहम। जर्मन व्यापार के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर का संबोधन। पीएम ने कहा, भविष्य की समस्याओं का समाधान देने में सक्षम है भारत। शोल्ज ने भारत के साथ अधिक सहयोग की जताई प्रतिबद्धता। झारखंड में पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन पर्चे भरने का काम जारी। वहीं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सहित कई दिग्गजों का नामांकन। चक्रवाती तूफान दाना के बाद ओडिशा में यातायात बहाली का काम जारी। सतर्क प्रशासन और तैयारियों के कारण कोई हताहत नहीं। और अब विस्तार से समाचार। साथ में भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत जर्मनी सहयोग में विस्तार की दृष्टि से ये बैठक बेहद अहम है। अपने आरंभिक वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने भारत जर्मनी सहयोग में विस्तार को सराहा। पीएम ने द्विपक्षीय साझेदारी को व्यापक बनाने की दिशा में की गई पहलों का स्वागत किया। सालों में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हुई है। रक्षा, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक बना है। प्रधानमंत्री ने विश्व में तनाव, संघर्षों और अनिश्चितता का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ऐसे में भारत जर्मनी साझेदारी पूरे मानव जगत के लिए हितकारी है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। ऐसे समय में भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मजबूत एंकर के रूप में उभरी है। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन नहीं है। यह दो समर्थ और सशक्त डेमोक्रेसी की ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो वैश्विक जगत और मानवता के स्टेबल, सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण में योगदान दे रही है। साथ में भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श के बाद दोनों देशों के बीच अहम सहमति पत्रों और समझौतों का आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और उसकी पारस्परिक सुरक्षा संबंधी समझौते, भारत जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप और नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पर रोडमैप का आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों के बीच रोजगार और श्रम के साथ साथ एडवांस मटेरियल्स में अनुसंधान और विकास संबंधित सहयोग पर साझा घोषणा का भी आदान प्रदान किया गया। भारत और जर्मनी ने कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर सहमति पत्र का आदान प्रदान किया। साथ ही भारत जर्मनी हरित शहरी मोबिलिटी साझेदारी से जुड़े साझा पत्र का भी आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने रक्षा सुरक्षा के सहयोग पर खुशी जताई। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज पर बनी सहमति इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न की गई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी से आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने में हमारे साझा प्रयास सशक्त होंगे। ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के साझा कमिटमेंट पर दोनों देश निरंतर कार्यरत है।
दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ के तहत स्वतंत्र नौवहन की बात कही। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विषय है। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने पर हम दोनों एकमत हैं। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि 20वीं सदी में बनाए गए ग्लोबल फोरम 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सहित अन्य मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जर्मन चांसलर ने संयुक्त वक्तव्य के दौरान रूस यूक्रेन के संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई। वहीं उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष का भी समाधान होना चाहिए। वहीं उन्होंने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ होते संबंधों पर खुशी जाहिर की। 25 years ago, we created the strategic partnership between Germany and India. Our cooperation has become ever more trusting, solid and substantial. Growing together with innovation, mobility and sustainability. That is the motto of the 7th Indo-German intergovernmental consultations that have taken place today. It is a fitting motto because it illustrates the extent to which India and Germany both profit in equal measure, benefit in equal measure from this good and trusting cooperation. This is especially true for the field of economic ties. Germany has become India's most important trading partner in the European Union, and I'm determined to further strengthen and build on this link and cooperation. I have with me, as members of my delegation, a high-level business delegation that has seized the opportunity to engage bilaterally with India's industry and business. 18वां एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने शिरकत की। जर्मन चांसलर ने अपने संबोधन में विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मजबूत सहयोग पर बल दिया। चांसलर शोल्ज ने कहा कि उनका देश भारत के साथ अधिक सहयोग का पक्षधर है। Our intergovernmental consultations with India, we also want to deepen our cooperation on defense and agree to bring our militaries closer together. Our overall message is clear: we need more cooperation, not less. जर्मन चांसलर ने भारत जर्मन व्यापार सहयोग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों ही देशों को लाभ हुआ है। Yes, we must avoid one-sided dependencies, particularly in areas of strategic important critical raw materials and certain technologies, for instance. But for us, de-risking doesn't mean less trade or less openness. For us, de-risking means diversification. And this diversification is happening. Look at how German-Indian business relations have developed in recent years. Relations that benefit both sides. जर्मन चांसलर ने संघर्षों के समाधान पर जोर देते हुए वैश्विक नियम कानूनों के पालन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन और नियम आधारित समाधान पर जोर दिया। The Korean Peninsula, the South and East China Sea all remain flashpoints of potential conflicts, even though we all hope that these conflicts can be contained. So my first message to all of you today is this: let us do whatever we can to bring about political solutions to these conflicts, solutions that are based on international law and the principles of the UN Charter. भारत दौरे पर आए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की मुलाकात के ये दृश्य अपने आप में दोनों देशों के संबंधों में किस तरह से तमाम क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल की जा रही हैं और उसका रास्ता तैयार किया जा रहा है, ये बातचीत दिखाती है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने एक रोड शो भी किया। नामांकन भरने के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो अब तक 85 सीटों का फॉर्मूला इसमें तय हुआ था। हालांकि बची हुई सीटों पर अभी तक फैसला हो नहीं पाया। शिवसेना नेता संजय निरुपम का कहना है कि महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का टकराव लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ऐसे लोगों को कभी भी सत्ता में नहीं आने देगी जिन्होंने महाराष्ट्र की नहीं, जिन्हें कुर्सी की चिंता है। अभी से इतने झगड़े हैं तो उसके बाद पूरे महाराष्ट्र को बचाने और संभालने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस दरमियान वो कितना झगड़ा करेंगे इसका भी अंदाज लगाया जा सकता है। तो महाविकास अघाड़ी एक बहुत ही बिखरा हुआ संगठन, बिखरी हुई अघाड़ी जिसकी गाड़ी कहीं जाकर के अटक गई है। ऐसे महाविकास अघाड़ी को रोकना चाहिए। ऐसे महाविकास अघाड़ी को किसी भी हाल में महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के मतदाता, महाराष्ट्र के सूती मतदाता कभी भी सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र की चिंता नहीं है, इन्हें महज अपने लिए कुर्सी की चिंता है। उधर एनसीपी अजित पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ेंगी। वहीं दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से चुनावी मैदान में है। दिवंगत पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी आज एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हो गए। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष अजित पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे मौजूद रहे। इस अवसर पर जीशान सिद्दीकी ने कहा कि धोखा देना कांग्रेस के स्वभाव में है। आपने देखा महाविकास अघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास अघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम बांद्रा पूर्व जिता के दिखाएंगे। राष्ट्रवादी के सिंबल से आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूं और पूरे बांद्रा पूर्व में उत्सुकता है और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा बांद्रा पूर्व। झारखंड में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। नामांकन का काम जोरों पर है। इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा की जीत का दावा करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के साथ आदिवासियों, गरीबों और पिछड़ों को न्याय दिला सकती है। जीत सुनिश्चित है। झारखंड के धरती में बांग्लादेशी घुसपैठी हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब को न्याय दे सकता है। दूसरा कोई पार्टी नहीं है। बहुत अच्छा। 81 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ही जीत का विजय सुनिश्चित है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आजसू प्रमुख और सिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार सुदेश महतो ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सिल्ली की जनता का धन्यवाद देता हूं। साथ ही अगर जनता ने अपना समर्थन दिया तो विकास के लिए दिन रात काम करूंगा। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने एनडीए गठबंधन के तहत आजसू को 10 सीटें दी हैं। हालांकि आजसू टुंडी सीट को लेकर भाजपा पर दबाव बनाए हुए है। कयास लगाया जा रहा है कि सुदेश महतो सिल्ली के अलावा इस सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DT न्यूज।
कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भीषण चक्रवात दाना ओडिशा के तटवर्ती जिलों केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालेश्वर के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। इसके असर से तेज आंधी और बारिश हो रही है। दाना चक्रवात ओडिशा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा के बीच कल मध्यरात्रि के बाद पहुंचा। इसके असर से कई बड़े पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और कच्चे मकान नष्ट हो गए। प्रभावित क्षेत्रों में धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। सतर्क प्रशासन और तैयारियों के कारण कोई हताहत नहीं हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात अगले 4 घंटों में कमजोर होकर उत्तर ओडिशा के तट को पार कर जाएगा। इस बीच प्रभावित क्षेत्रों में आज शाम तक बिजली आपूर्ति बहाल हो जाने की संभावना है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सुबह भुवनेश्वर में चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा की और प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से दाना में हुए नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मौसम विभाग ने बालेश्वर, भद्रक और मयूरभंज जिलों में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि केंद्रपाड़ा, क्योंझर, ढेंकनाल, कटक और जाजपुर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। विभाग ने अंगुल, खोर्धा और नयागढ़ जिलों में मध्यम वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थी। भारी बारिश और बाढ़ जैसे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार थी। संभावित प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय पहले से ही कर लिए गए थे, जिसकी वजह से जनहानि नहीं हुई। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह की तैयारियां की गई थी। इसमें सैटेलाइट से निगरानी शामिल है। सैटेलाइट से निगरानी जो है वो इसमें की गई थी। इसरो की सैटेलाइट से डेटा जुटाया गया। इसरो के कई सैटेलाइट पर लगे आधुनिक उपकरणों से डेटा जुटाया गया था और इसरो के सैटेलाइट बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवाती तूफान दाना पर नज़र रख रहे। पूर्वानुमानों और चेतावनियों के लिए दाना का सैटेलाइट वीडियो भी जारी किया गया। इनसेट 3DR अंतरिक्ष यान लगातार चक्रवात पर नज़र रख रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम वार्निंग सिग्नल की बात करते हैं तो वार्निंग सिग्नल के जरिए समुद्र में जहाज़ों को सतर्क किया गया। राहत और बचाव कार्य के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी जो है वो दिखाती है। बंगाल में 550 और ओडिशा में 203 ट्रेनों को रद्द किया गया। तो तमाम तैयारियां हैं वो पहले से ही कर ली गई थी। भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर गुरुवार को 40 उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। तटीय इलाकों में वार्निंग सिस्टम भी लगाया गया। तटीय इलाकों में मॉनिटरिंग टावर भी लगाए गए। इसके साथ ही बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान की आवाजाही रोकी गई। तो तमाम तैयारियां जो हैं की गई। इसके साथ ही मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी भी जारी की गई। कोलकाता बंदरगाह को बंद किया गया। बंगाल में राज्य आपदा प्रबंधन बल की 13 बटालियंस को तैनात किया गया। इसके साथ ही तमाम जो अन्य उपाय थे वो भी किए गए। हेल्पलाइन नंबर जो हैं वो जारी किए गए और तमाम जो इंतज़ाम हैं वो किए गए। रेलवे ने नो वॉर रूम भी स्थापित किए। तो पूरी तैयारी और इसी की वजह से जो है इतनी ख़ास स्टेशनों पर हेल्प डेस्क का भी गठन किया गया। तो ये दाना से निपटने के लिए रेलवे का एक्शन प्लान, जिससे कि इससे बखूबी निपटा गया।
आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा के परखम गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक जारी है। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत अन्य पदाधिकारी बैठक में शामिल हो रहे हैं। 2 दिवसीय बैठक के प्रारंभ में हाल ही में दिवंगत हुए देश की प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने बताया कि बैठक में विजयदशमी के पावन पर्व पर सरसंघ चालक द्वारा दिए गए उद्बोधन में उल्लेखित महत्वपूर्ण विषयों को जमीन पर उतारने के लिए योजनाओं और देश में वर्तमान समय में चल रहे समसामयिक विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। साथ ही प्रतिनिधि सभा में निर्धारित वार्षिक योजना की समीक्षा तथा संघ कार्य के विस्तार का वृतांत भी लिया जाएगा। बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष में कार्य विस्तार की योजना सहित अभी तक किए गए कार्यों की समीक्षा और पंच परिवर्तन और समाज में लेकर जाने पर भी चर्चा होगी। बैठक में संघ रचना के सभी 11 क्षेत्रों तथा 46 प्रांतों के संघ चालक, सह संघ चालक, कार्यवाह तथा प्रचारक सहित कुल 393 कार्यकर्ता शामिल हैं। और मथुरा से हमारे संवाददाता बैठक में संघ शताब्दी विस्तार की जो योजना संघ ने बनाई है उसकी समीक्षा, संघ शताब्दी वर्ष में और अगले वर्ष 2025 की विजयदशमी में किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना और पूरे वर्ष भर भी समाज तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे उस पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने विजयदशमी उद्बोधन में जिन जिन मुद्दों को लिया है, विशेष करके पंच परिवर्तन के विषयों पर उसको आगे क्रियान्वयन कैसे करना, समाज तक कैसे लेकर के जाना, इन सभी विषयों पर, इन सब मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। और मथुरा से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो एक विस्तारित एजेंडे के साथ ये बैठक है, किस तरह से इसे कार्यान्वित किया जाएगा, क्या कुछ चर्चा इस वक्त? देखिए, 2 दिन की ये संघ की बैठक है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, यानी अगले साल विजयदशमी में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे संघ की स्थापना के। तो ऐसे में संघ आगे जो विस्तार करना चाहता है, उस शाखा का विस्तार और तमाम कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक जानकारी और समाज को जागरूक करना। जैसा कि सरसंघचालक मोहन भागवत ने विजयदशमी के उद्बोधन पर कहा था कि इंटरनेट का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, खासकर जो बाल मन पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ जो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर संघ की इस बैठक में विचार हो रहा है कि किस तरह से लोगों के बीच जाया जाए दुष्प्रभाव से बचने के लिए। और जो पंच परिवर्तन जिसको लेकर तुम तो प्रमोदन हो या फिर सामाजिक समरसता, पर्यावरण, नागरिक कर्तव्य, ये जो एक तरह से देखे संघ जिनकी बात करता रहा है उसको लेकर कैसे जागरूकता आम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लाई जाए, किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जाए, इन सब की एक विस्तार से चर्चा होती है। दीपावली से पहले ये बैठक बुलाई जाती है हर वर्ष, तो उसमें जो पिछली बैठक में कार्य योजना जो बनती है उसका एक अनुमोदन होता है और उसकी एक समीक्षा भी होती है। साथ ही साथ हर प्रांत में क्या कुछ काम हुआ है उसकी भी एक बातचीत और चर्चा होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि किस तरह से सामाजिक समरसता और पंच परिवर्तन के जो 5 प्रमुख बिंदु हैं उस पर कैसे समाज के भीतर जागरूकता लाई जाए, उसको लेकर एक बेहद चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ जो विजयादशमी पर सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा था कि सब इंटरनेट का दुष्प्रभाव बाल मन पर जो पड़ रहा है उन सब को लेकर समाज को जागरूक करना और बाकी जो महत्वपूर्ण विषय हैं उस पर चर्चा आज की इस बैठक में हो रही है, जो कल तक चलनी है और कल इसका समापन होगा। बिल्कुल, काफ़ी अहम बैठक है। शैलेंद्र, आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक जमाना था हवाई जहाज से चलना एक सपने जैसा था, लेकिन आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ान भरता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान स्कीम हर छोटे शहर के बड़े बनने की ख्वाहिश की उड़ान है। हर छोटे बिजनेसमैन को बड़े शहरों तक अपना व्यापार फैलाने की उड़ान है। नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म और विकास की उड़ान है। आम नागरिक के हौसलों की उड़ान, विकसित भारत की नई उड़ान है। उड़ान के शानदार 8 साल। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में आज सुबह थोड़ी हवा चलने के कारण AQI में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। वायु प्रदूषण के कारण सुबह की सैर, कसरत और साइकिलिंग करने वालों को भी बड़ी समस्या हो रही है। दिल्ली वासियों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसे लेकर लोगों से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। दिल्ली की हवा लगातार बहुत ख़राब स्थिति में बनी हुई है और जो AQI इंडेक्स है वो लगातार बहुत ख़राब स्थिति में बना हुआ है और जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आम लोगों की बात करें तो जो लोग सुबह सैर पर निकलते हैं या जो एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ ऐसे साइकिलिस्ट हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह की आप समस्याएँ फेस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार साइकिलिंग करते रहते हैं। अब क्या समस्याएँ हो रही है आपको कुछ दिनों से? सर, समस्या ये है कि एक तो पोल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ चुकी है। हम लोग हर रोज़ मॉर्निंग में निकलते हैं, करीब 15, 20, 25, 30 जैसे होता है वैसे हम राइड मारते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे हम निकलते बाहर, अगर बंडाना लेके हम वैसे चल रहे हैं, वैसे भी धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो गले में ऐसा लगता है खड़ास आ गया, तो वो चीज़ें जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। खांसी आ रही है लगातार। अभी इतनी ठंड आई नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोहरा जैसा फील आ रहा है। कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन ही है और कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से पहले ब्रीदेबिलिटी थी उस तरह से अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी जो एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं। ये कुछ दिनों से 1 वीक से ऐसा देखने को मिल रहा है। पोल्यूशन की तो समस्या है। अभी हम हाफ मैराथन के लिए सवेरे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे जैसे अभी कोहरा बढ़ रहा है वैसे वैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है और हमारा जो रनिंग का स्पेस रहता है, स्पीड रहता है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि पोल्यूशन फील होता है। जैसे हम दिन में घूम रहे तो पोल्यूशन का उतना फीलिंग नहीं आता है, उतना महसूस नहीं होता है। बट अभी सवेरे रनिंग कर रहे तो ज़रूर महसूस होता है कि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। तो पॉल्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है और वो जो है जो सुबह वॉक करने निकलते हैं, रनिंग करने निकलते हैं, एक्सरसाइज करने निकलते हैं, ऐसे लोग खास तौर पर इससे प्रभावित हो रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की हवा जो है वो लगातार ख़राब होती जा रही है। दिल्ली की हवा लगातार दूषित होती जा रही है, जिसका असर उनके जीवन में, उनकी दिनचर्या पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज़, दिल्ली। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।